हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी का एक शानदार और ज़बरदस्त सेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीएससी आरओ 2024 के टॉपिक है आपका जनगणना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसी भी टॉपिक को यदि एक बुक से पढ़ा जाए तो वहाँ से आपके 90% क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। लेकिन यदि दो बेहतरीन बुक का कॉम्बिनेशन करके पढ़ लिया जाए तो फिर ये 90% पॉसिबिलिटी 100% में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप दोनों बुक देख पा रहे हैं। एक आपका घटना चक्र का है आरओ का, दूसरा आपका जो है ये दृष्टि का है। दोनों ही बुक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो जनगणना टॉपिक है इससे आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और दोनों बुक का यहाँ पर ज़बरदस्त निचोड़ निकाला गया है। तो यहाँ पर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों आपको करवाया जाएगा। जो दृष्टि की बुक है इसमें थ्योरी है, तो यहाँ से आपको शार्ट और बेहतर थ्योरी मिलेगा और यहाँ से हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको इसका पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दृष्टि का यहाँ पर नोट की बात करेंगे। जनसंख्या टॉपिक है। सबसे पहले एक जो है ये माल्थस है जो कि ये पॉपुलेशन से संबंधित हैं। इनके अनुसार जो जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। मतलब 1 का 2, 2 का 4, मतलब हर वर्ष पिछले वर्ष का 2 गुना हो जाएगा। दूसरा, इनके अनुसार जो खाद्य आपूर्ति होती है लोगों के लिए ये गणितीय अनुपात में बढ़ती है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस क्रम में बढ़ती है। सबसे पहले जनगणना से संबंधित हम कुछ पारिभाषिक शब्दावली देखेंगे। पहला यहाँ पर लिखा गया है मातृत्व मृत्यु दर, मतलब प्रति 1 लाख जीवित जन्म या गर्भ समाप्ति के 42 दिनों के अंदर मरने वाली माताओं की संख्या है। मतलब जब एक माता बच्चा जनन करती हैं तो उसके यदि 42 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो काउंट होता है 1 लाख होता है। जैसे 1 लाख बच्चा जन्म लिया, अब उसमें कितनी महिलाएं हैं, माताएं हैं जिनका 42 दिन के अंदर मृत्यु हो गया है, तो इसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। सॉरी, मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है शिशु मृत्यु दर। अब यहाँ पर एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु वाले जो मृत शिशु होते हैं, ठीक है, 1 साल का डाटा लिया जाता है और 1000 में काउंट किया जाता है ये, ठीक है, कि 1000 बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अगला देखिए, अगला शिशु के बाद आया है बाल मृत्यु दर। तो बाल मृत्यु दर क्या होता है? फिर से वही है कि प्रति 1 साल में 1000 बच्चों की संख्या में 0 से 5 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या। अब यहाँ पर 0 से यदि 5 वर्ष ले रहे हैं तो बाल में शिशु भी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संपूर्ण प्रजनन दर क्या होता है? ये पहले महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इसके बाद हम इसके डाटा को देखेंगे। स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल, एक स्त्री का जो संपूर्ण प्रजनन काल होता है वो 15 से 49 वर्ष का होता है। में पैदा हुए बच्चों की जो कुल संख्या होती है उसी को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था। बाल लिंगानुपात क्या होता है? ये 0 से 6 वर्ष काउंट होता है और प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 919 था। आगे बात करते हैं। अगला आपका जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। अब ये वर्ग किलोमीटर क्या होता है? आप वर्ग जानते होंगे ना, आयत वर्ग, मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो। 1 किलोमीटर हर तरफ हो, तो इतने एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे ये 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 है। आश्रितता अनुपात क्या होता है? आश्रितता अनुपात का मतलब होता है आश्रित जनसंख्या।
0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से ऊपर, ये जो लोग होते हैं इनको कहते हैं आश्रित जनसंख्या। ये खुद कमा खा नहीं सकते हैं। अब ये जो इसमें जो आता है कार्यशील और अकार्यशील के बीच अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, कि कितने इसमें कार्यशील है और कितने अकार्यशील हैं। आगे देखिए साक्षरता दर क्या होता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो एक निश्चित समय में एक छोटे से साधारण वाक्य को लिख पढ़ व समझ सकें। अब यहाँ पर निश्चित समय इसलिए दिया गया है, ऐसा नहीं है कि एक वाक्य आपको दिया जाए आप 5 दिन में पढ़ के बताइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय जनसंख्या की अब बात करेंगे तो देखिए विश्व का सबसे पहले हम भूभाग की बात करें तो 2.4% धरती भारत के पास है। जनसंख्या पूरी दुनिया का 17.5% भारत के पास है। भारत का पहला जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। मियो उस समय इनका शासन चल रहा था। और दूसरा जनगणना हुआ था 1881 में, 9 साल बाद हुआ था। उस समय शासन रिपन का था। यदि आपको याद नहीं होता है ट्रिक, तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि जब भारत की जनगणना हुई पहली बार तो अंग्रेज देखकर इतनी जनता थी कि देखकर वो मर गए थे। तो म से मियो हो गया और र से रिपन हो गया। क्लियर। अब जनगणना 1872 में पहली हुई, 81 में दूसरी हुई, लेकिन 81 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या होता है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि आज तक के भारत के इतिहास की जनगणना में ये पहला ऐसा वर्ष था जिसमें जनसंख्या घटी थी, ना कि बढ़ी थी। तो इस समय जनसंख्या घट गई थी। आगे बात करते हैं। अगला देखिए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछा गया है। अभी देखिए लेटेस्ट जनगणना जो है 2011 हुई है, अब 2021 में होने वाली थी, तो इसको 20 में सहमति दे दी गई थी। लेकिन आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन का दौर आ गया, उसी के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। तो फिर से इसको सहमति दी गई है डिजिटल जनगणना कराने को लेकर। 2011 की जनगणना था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत की 8वीं और जनगणना के क्रम में 16वीं जनगणना कराने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 2019 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये जनगणना नहीं हो पाया। अब यदि 2011 की जनगणना पूछा जाएगा तो अब इस बार तो 16वीं हो रही है, तो 2011 की जनगणना 15वीं थी, एक कम हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के अनुसार देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम ये 1952 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक सरकारी नीति था जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। और ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है विश्व का भारत पहला देश था जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम लाया था। ठीक है, आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो जनसंख्या हमारे देश की थी 121.09 करोड़ था, जिसमें पुरुष का जो परसेंटेज है 51.47 और महिला का 48.53% था। आगे देखिए 2011 में 10 की जो वृद्धि दर था परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 2001 से लेकर 11 तक कितना वृद्धि हुआ था, 17.72% हुआ था। और भारत की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% थी। तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना का डाटा नहीं आया है। अब जो साक्षरता दर 74.04% है, इसमें पुरुष की साक्षरता है 82.14% और महिला का 65 है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों में लगभग अगर आप देखें ध्यान से तो ये लगभग 17% का गैपिंग है दोनों में। क्लियर। भारत में धार्मिक जनगणना उसी के साथ आया था, जिसमें हिंदू धर्म के लोग 79.8% है, 79.8%। दूसरे पे मुस्लिम है 14.2%। तीसरे पे ईसाई हैं 2.3%। इसके बाद आपके सिख आते हैं 1.7%। बौद्ध जो है 0.7% आते हैं और जैन 0.4% आते हैं और 0.7% में अन्य हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम अगर किसी धर्म के लोग हमारे देश में निवास करते हैं तो वो जैन धर्म है।
ठीक है, आगे देखिए। विश्व में अगर हम बात करें धर्म के अनुसार तो पहले स्थान पे ईसाई धर्म के लोग हैं 31.5%। दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म के लोग हैं, ये 23.3% हैं। और तीसरे पे जो है हिंदू धर्म के लोग हैं जो कि 15% हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और यहाँ पर पॉइंट। नगरीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए इनकी दो श्रेणी होती है। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र को इन्होंने दो श्रेणी में बांटा था। पहला वैधानिक नगर होता है और दूसरा जनगणना नगर होता है। वैधानिक नगर किसे कहते हैं, नगर पालिका, नगर पालिका समिति, नगर निगम, छावनी बोर्ड इत्यादि जो स्थानीय जिसमें निकाय हो उसे वैधानिक नगर कहते हैं। जबकि जनगणना नगर उसे कहते हैं जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुष कम से कम 75% गैर कृषि कार्य में हो। अब आपको नगर में जाना है, मतलब शहर में जाना है, तो जितने भी पुरुष कार्य कर रहे हैं उसमें से कम 75% ऐसे होने चाहिए जो कृषि में कार्य न कर रहे हो, कुछ अलग बिजनेस कर रहे हो। और जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। शहर किसे कहते हैं, जिसकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो। अब यहाँ पर भारत में सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वाले राज्य देखिए, सबसे अधिक शहर में जो परसेंटेज है वो गोवा का है, दूसरे में मिजोरम का है, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरल। तो 4 आपको नहीं याद करना है, फिर भी आप 3 याद कर लीजिए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। ठीक है, न्यूनतम सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश वैसे भी पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। उसके बाद बिहार में है, बिहार भी अभी आप सबको मालूम है बैकवर्ड है, वहाँ पर गांव ज़्यादा है, शहर बहुत कम है। असम है उसके बाद उड़ीसा है, फिर मेघालय। तो यहाँ भी 3 याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हम पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया भारत के प्रमुख महानगर कौन से हैं। तो देखिए महानगर उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 से अधिक लाख हो, 10 लाख हो या उससे अधिक हो। अब भारत के प्रमुख महानगर घटते क्रम में भारत का सबसे बड़ा महानगर आपका मुंबई है, जिसकी आबादी 18.41 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 18.41 मिलियन का मतलब हो गया 1,80,00,000। ठीक है, तो वैसे भी मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। वर्तमान में मुंबई अर्थात महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में अपने इकोनॉमिक को $1 ट्रिलियन करने को लेकर संघर्ष हो रहा है। देखते हैं पहले पे कौन आता है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है। अब दिल्ली की भी जो आबादी है लगभग 11,000 से अधिक लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो यहाँ का जो जनसंख्या है 16.31 मिलियन है, मतलब 1,60,00,000 है। तीसरे पे आता है कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है 14.11 मिलियन। तो यहाँ पर इसका हो गया 1,40,00,000 हो गया। चेन्नई का है 8.7 मिलियन, मतलब हो गया यहाँ पर लगभग 87 लाख हो गया। अब यहाँ पर कुल ये 3 ऐसे शहर हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से ऊपर है। अभी आगे बात करेंगे भारत के 1 मिलियन वाले शहर कौन से हैं। अब ऐसे तो अलग अलग प्रदेशों में है, लेकिन चूंकि आपका यूपी का एग्जाम है तो यूपी का स्पेशल है, तो ध्यान से सुनिएगा। 1 मिलियन या उससे अधिक वाले शहर मतलब जिसमें 10 लाख हैं। यूपी के ऐसे 7 आपके शहर हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। नगर देखिए किसे कहते हैं। अपने देश में 40 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या है, ऐसे नगरों की संख्या कुल 9 नगर है, इसमें 40 लाख से अधिक जनसंख्या है। 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर है 44। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका रहा मेगा सिटी कहते हैं। सिटी से भी बड़ा ये हो गया मेगा। तो देखिए जैसे ऑफर आता है, मेगा ऑफर आता है, उसी तरह से सिटी से बड़ा मेगा सिटी। तो देखिए 3 ही मेगा सिटी हैं। मेगा सिटी उसे कहते हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये तीनों आपके मेगा सिटी में आते हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो नागालैंड में एक भी अनुसूचित जाति नहीं है और सबसे अधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आगे देखिए एक शब्दावली है, जनांकिकी संक्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, जनांकिकी संक्रमण दीर्घकाल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करने वाली एक प्रणाली है या सिद्धांत है।
इसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु दर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। अब ये जो है दृष्टि का आपका पूरा थियरी था कंप्लीट। अब आइए हम घटना चक्र दृष्टि पे चलते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा और डाटा है, इसको उसी बुक से फोटो लिया गया, ध्यान से देखिए। 2011 के अंतिम आंकड़े हैं। देखिए जनसंख्या राज्य, एक मिनट, हाँ, अगर हम बात करें तो जनसंख्या दिया गया है राज्य के आधार पे। देखिए अवरोही का मतलब घटते हुए, ये बढ़ते हुए। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की लगभग 19.98 मतलब 20 करोड़ के आसपास है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, लगभग 11.5 करोड़ है। और तीसरे पे बिहार है, लगभग 10.5 करोड़। तो 3 राज्य आप याद रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण होता है, 3 भी दिया भी गया है जनसंख्या के अनुसार। सबसे अधिक यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। घटते हुए क्रम में बात करेंगे तो सबसे अधिक सिक्किम में है, ठीक है। और सिक्किम की जनसंख्या आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 6,10,577 है। दूसरे पे मिजोरम है और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। अब देखिए जनसंख्या कम कहाँ हमारे देश में पाया जाता है, आप पूर्वोत्तर चले जाइए। पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। वो जो राज्य है ना, वहाँ पर आपकी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और वैसे भी वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 13 ही है। तो यहाँ पर उसी तरफ आपको जाना है। तो सिक्किम हो गया सबसे कम जनसंख्या, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़ जो है 67 लाख यहाँ की जनसंख्या है। दिल्ली के बाद पुदुचेरी पे चलते हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो जनसंख्या है ये केवल 12 लाख है, ठीक है। और चंडीगढ़ में 10 लाख है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जनसंख्या के मामले में बात करेंगे ना, दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। कहाँ 1 करोड़ 67 लाख, कहाँ से 12 लाख। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। अच्छा कम की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, देखिए मात्र 64,000 लोग यहाँ पर हैं। फिर दमन दीव 2,43,000 है। और दादरा नगर हवेली, ठीक है। चलिए 10 की जनसंख्या वृद्धि राज्य में सबसे अधिक मेघालय में हुई है, 27.95, मतलब लगभग 28% की वृद्धि हुई है मेघालय में। राज्य की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 28% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसमें सबसे अधिक आपकी जो वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई है। अब मेघालय आप देख लीजिए 27.95 की वृद्धि हुई है। अब मेघालय में देखिए याद कैसे करेंगे, अगर आपको याद नहीं होता, मेघालय में मेघा शब्द है। तो इनकी जो है विकास इतनी अधिक मेघा की तरफ हो रही है कि हर तरफ कूद कूद के पहुंच जा रहे हैं। तो मेघालय में 28% की वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 26.03% की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बिहार है। तो बिहार में तो वैसे भी आप बिहार में जाएंगे किसी के भी देखेंगे तो आपको 5, 7, 10 लोग तो मिल ही जाएंगे। और उसके सबसे बड़े उदाहरण वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी खुद हैं, उनके 10 बच्चे थे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अब ये आरोही मतलब घटते हुए क्रम में एक ऐसा राज्य है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ये नाग का लैंड है। नाग यहाँ लोगों को डस लेते थे, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घट गई। एक ही एकमात्र राज्य है कि 0.6% जो है जनसंख्या घटी है। दूसरा सबसे कम जो है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर केरल का है। अब केरल क्यों आ गया, क्योंकि केरल जो है पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर जो बच्चों की संख्या लोग की होती है नॉर्मली 1 या 2 ही होती है। इसके बाद गोवा भी है, वो भी वहाँ पर डेवलप है, ठीक है। आगे देखिए, गोवा पूरे देश में लिकर में सबसे अधिक है, सबसे अधिक दारूबाज, सबसे अधिक दारू गोवा में ही पीते हैं। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, देखिए दादरा नगर हवेली। वैसे तो दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ पर दादरा नगर हवेली आप देख लीजिए खुद कि इसकी जो है जनसंख्या जो है 3,43,000 है, लेकिन इसकी वृद्धि हुई है 55.56%, मतलब जितनी जनसंख्या थी उसका लगभग 1.5 गुना से ऊपर हो गया। दमन दीव 53% और पुदुचेरी 28.1%। तो जहाँ की जनसंख्या कम होती है वहाँ का जो है वृद्धि दर ज़्यादा होता है। कम की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो आपका लक्षद्वीप होगा, जनसंख्या भी यहाँ पर कम है और वृद्धि प्रतिशत भी आपका कम है। दूसरे में कम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चंडीगढ़ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो देखिए राज्यों में सबसे अधिक बिहार है 1106, पश्चिम बंगाल केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल।
बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860। अरुणाचल प्रदेश देखिए 17 है, मिजोरम में 52 है और सिक्किम में 86 है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम दो याद रखिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है जनसंख्या घनत्व की, अब बात करेंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश में वो सबसे अधिक है। तो देख लीजिए 11,320 है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। राज्य में जहाँ बिहार का 1106 है, ये उसका लगभग 10 गुना अधिक है। चंडीगढ़ 9,258 और पुदुचेरी का 2,547 है। आगे देखिए इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 है, कम की सबसे कम बात करेंगे वहीं पर है, चारों तरफ समुद्र से घिरा भी हुआ है। और दादरा नगर हवेली 700 है। लक्षद्वीप 2149। लिंगानुपात देख लीजिए, केरल तमिलनाडु दो, केरल यहाँ पर दिया, केरल का अकेला जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर जिसका लिंगानुपात जो है राज्यों में 1084 है, मतलब जो देश का है उससे अधिक है। देश का लिंगानुपात 943 है। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, तीन याद रखिएगा। कम की अगर बात करें तो यहाँ पर हरियाणा 879 है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर 889 है और सिक्किम 890 है। एक सीक्वेंस है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक। आगे देखिए लिंगानुपात को जो है केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो पुदुचेरी में है। तो दो ऐसे राज्य हैं, केरल में 1084 और पुदुचेरी में 1037 है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 946, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876। फिर यहाँ पर कम की बात करेंगे तो दमन द्वीप 618, दादरा नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। शिशु लिंगानुपात हमने आप पीछे बात भी किए थे, ठीक है, कि 1 साल तक शिशु को लिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर जो है 972 है शिशु लिंगानुपात, ठीक, लिंगानुपात। तो यहाँ पर लिंगानुपात जो है 1 साल तक लिया जाता है और लिंगानुपात का मतलब ये पुरुष पे महिला का अनुपात पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 912, मेघालय 970, ठीक है। कम की बात करेंगे तो हरियाणा में एक कम को याद कर लीजिए 834 है। शिशु लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 968 है, पुडुचेरी 967 है। और यहाँ पर कम की बात करेंगे तो दिल्ली में है 871 और चंडीगढ़ में 880 है। यूपी की बात करें तो यहाँ पर शिशु लिंगानुपात 912 है। आगे देखिए साक्षरता दर आप सबको मालूम होगा, केरल टॉप पे है 94%, मिजोरम 91 और गोवा 88% है। सबसे कम बिहार जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप टॉप पे बना हुआ है 91.8%, दमन द्वीप 87, अंडमान निकोबार 86, ठीक है। और कम की बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली 76% है और पुदुचेरी 85.8% है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पर साक्षरता हो गया, अब पुरुष साक्षरता दर की बात हो रही है। तो केरल में देखिए 96.1% है और मिजोरम में 93.3% है और गोवा में 92.6% है। जबकि पुरुष में सबसे कम बिहार है, केवल एक आप याद कर लीजिए, बिहार सबसे कम पुरुष में है। महिला में भी सबसे कम साक्षरता किसकी है, बिहार की है। और महिला में यहाँ पर सबसे अधिक किसका है, केरल का है, मिजोरम का है, गोवा। मतलब महिला पुरुष दोनों में टॉप 3 केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे कम में बात करेंगे तो बिहार है, ठीक। पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में देखिए लक्षद्वीप टॉप पे है और महिला में भी लक्षद्वीप टॉप पे है। तो एक एक याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप पुरुष में दोनों पे टॉप है और दादरा नगर हवेली दोनों में जो है सबसे कम है, ठीक। अनुसूचित जाति जनसंख्या, ये आरओ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक यूपी में है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार। सबसे कम कहाँ है, मिजोरम, मेघालय और गोवा, ठीक है। दो याद करिए, मिजोरम और मेघालय। सबसे अधिक आपको यूपी और पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार, अभी तक तो जो जनसंख्या हो गया, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे अधिक आपको पंजाब में मिलेगा, वहाँ की जनसंख्या का लगभग 32% है और दूसरे पे हिमाचल प्रदेश है। कम की बात करेंगे तो मिजोरम में 0.1% मात्र है और मेघालय में 0.58% है। तो कम का तो सब सेम ही सेम है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अनुसूचित जनजाति अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आपको सबसे अधिक आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। ये जनजातीय ध्यान दीजिएगा 94.7%, मिजोरम में 94.4% और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो लक्षद्वीप मिजोरम याद रखें। और अनुसूचित जनजाति सबसे कम उत्तर प्रदेश में। अब ध्यान से सुनिएगा, यूपी कैसे इंपॉर्टेंट हुआ। अनुसूचित अगर जाति पूछेगा तो सबसे अधिक यूपी और सबसे कम अनुसूचित जनजाति यूपी में। आगे देखिए, ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है तो ग्रामीण जनसंख्या हमारा यूपी जो है टॉप पे बना हुआ है, दूसरे पे बिहार है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। और सबसे कम जो है जनसंख्या ग्रामीण कहाँ है, सिक्किम में है। जनसंख्या भी कम है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी है। मिजोरम भी सबसे कम है। आगे देखिए, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार देखें तो हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जनसंख्या का सबसे अधिक ग्रामीण परसेंटेज है और बिहार में है। सबसे कम की बात करें तो गोवा, ठीक है, और वैसे भी गोवा में सबसे अधिक शहरीकरण है। मिजोरम दूसरे पे है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर शहरी जनसंख्या का परसेंटेज पूछेंगे तो गोवा आएगा। तो सबसे अधिक शहर महाराष्ट्र में रहते हैं, दूसरे पे यूपी में रहते हैं। और परसेंटेज में काम बात करेंगे तो गोवा के बाद मिजोरम आएगा। सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। और शहरी जनसंख्या परसेंटेज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम है, फिर बिहार है, ठीक। आगे देखिए, दिया गया है नोट, पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए, पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं, अब सीधे हम बात करते हैं एमसीक्यू की। अब ये जो है आपका जो घटना चक्र का दृष्टि है, ठीक है, आर ओ का घटना चक्र का जो बुक है, उसके एमसीक्यू को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर अभी हम लोग लास्ट में पढ़े भी हैं, इसको जनांकिकी संक्रमण कहा जाता है, ठीक है, दीर्घकाल में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पे होती है, बिल्कुल सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है, अपरिवर्तित नहीं रहती है, हमेशा बढ़ती है। तो कथन ए सही है और आर गलत है। तो आइए इसको देख लेते हैं कहाँ है ऐसा ऑप्शन में। इसके लिए हम चलेंगे ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर आपका सी बनेगा कि ए सही है और आर गलत है। भारत की जनसंख्या अपरिवर्तित नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। 2011 की जनगणना के आधार के लिए कौन सा आदर्श वाक्य था, अभी हमने पीछे बात किया है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारा जनगणना हमारा क्या है, भविष्य है। और 2011 की जनगणना कौन सी थी, 15वीं थी। और स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी, 7वीं थी। क्लियर। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपको कथन पे जो है विचार करना है। एक थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इस पर विचार करेंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है, बिल्कुल सही है। बिहार, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र क्रमशः अवरोही क्रम में है। ये जो है आपका गलत लिखा गया है। तो पहले बिहार नहीं आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका जनसंख्या में आता है वो नंबर जो आता है वो महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका जो है बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा। तो इसीलिए आपका इसमें जो है ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से आपको बताना है। नगर में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ आपको मिलेगी। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मुंबई और दिल्ली। हमने आपसे बात किया है कि 3 ऐसे राज्य हैं जो मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। इनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। बाकी चौथे नंबर पर चेन्नई आता है जिसका 8.7 मिलियन है, मतलब 87 लाख है। और 5वें पे बेंगलुरु आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार देख लीजिए, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में और अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति में आते हैं। आगे देखिए, भारत के जनांकिकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है। हमने बताया था आपको 1921 है।
इस समय क्या हुआ था, जनसंख्या में कमी आई थी। फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो यहाँ जनगणना दिया है लिंगानुपात। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है ना, तो सबसे पहले आप लेटेस्ट चेक करिए। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, तो इसीलिए जो है आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। अभी हमने आपको बताया है कि 48.46। अब ऑप्शन में ये दिया है, लेकिन वास्तव में 48.53 है, ठीक। और पुरुष का हो जाएगा 51.47। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। तो एक ही ऐसा राज्य था नागालैंड, जहाँ पर -0.6% की कमी आपको देखने को मिली है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। तो राष्ट्रीय औसत आपका कितना है, 943 है लिंगानुपात का, ठीक है। अब इससे ऊपर इसमें कौन है। अब इस दिए गए ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे ऊपर आपका झारखंड है। झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 949 है, जो कि 943 से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है में से भारत निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया है कि यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम किसका है। तो इसका जो सही आंसर होगा, न्यूनतम जो लिंगानुपात होगा, एक मिनट सॉरी, वो दमन और दीव का है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो दमन दीव का जो है न्यूनतम लिंगानुपात हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दमन दीव यहाँ पर दिया भी गया है, जिसका लिंगानुपात आपका 618 है, जो कि हम लोग पीछे पढ़े भी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के पश्चात किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का आता है, तीसरे पे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल का आता है, ठीक है। तो देख लीजिए, यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर आपका जो है बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा। तो आंसर इसका आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो राज्य पूछेगा बिहार और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा। तो बिहार सबसे टॉप पे बना हुआ है, 1100। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है 1028, केरल 860 और 829 हमारे उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में चौथे नंबर पे आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य सबसे कम जनघनत्व कितना है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अब यहाँ पर डाटा जो है ये तो 2001 का दिया है, तो 13 था, लेकिन 2011 में भी अरुणाचल प्रदेश ही है और इस समय अब 17 हो गया है। कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे देखिए, अगला हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेटेस्ट देखिए दिया गया 2011 के अनुसार 17 है। उसके बाद मिजोरम का आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम, जो कि उसके बगल में ही है। फिर सिक्किम आता है, वो भी बगल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। यहाँ पर देखिए जो नागालैंड है, हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति है ही नहीं, 0 है सबसे कम। और सबसे अधिक अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किन राज्यों में किसका जनघनत्व 100 से कम है, यहाँ पर पूछा है। तो मिजोरम जो है इसका जनघनत्व 52 है, जो कि 100 से कम है, बाकी सबका 100 से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के जनघनत्व के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सही आंसर आपको डी दिख रहा है, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा होगा। गुजरात में 308 है, कर्नाटक में 319 है, 398 असम और हरियाणा में 573 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए किस केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व जो है न्यूनतम है। तो आपका घनत्व अगर हम बात करेंगे तो फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आ जाएगा, जहाँ पर मात्र 46 है, ठीक है। उसके बाद दादरा नगर हवेली आता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट, हाँ। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकी जो है वृद्धि दर रही है। तो देखिए इसको हम लोग देखे भी हैं, 17.5% के आसपास रही है। तो ऑप्शन में 17.64 दिया है, तो उसी को हम जो है क्लिक कर देंगे।
चलिए आते हैं, तो सही आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, भारत के प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लीव कर देते हैं, 2001 का नहीं, आपका लेटेस्ट पूछा जाएगा जनगणना। फिर से 2001 दिया है, ये यूपी यूडीए एलडीए है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला हम प्रश्न देखेंगे यदि, हाँ अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है कि 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर चयन करना है आपको। तो देखिए, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है, तो बिल्कुल सही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो महिला पुरुष दोनों में आपका लक्षद्वीप टॉप पे है। राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता मिजोरम में है, ये गलत है, ये केरल में है, महिला पुरुष दोनों में है। संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। तभी तो ऊपर तो हमने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों में लक्षद्वीप है, और केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो राज्य में कहेंगे तो केरल महिला पुरुष दोनों में है, तो यहाँ पर आंसर 1, 3, 4 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। जनगणना 2001 फिर से दिया है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा फोकस 2011 पे करेंगे, और जो महत्वपूर्ण होगा एक का भी देख लेंगे। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है न्यूनतम है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नागर हवेली की है, ठीक है, यहाँ पर 76.2% है। आगे बात कर लेते हैं, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है। अब इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक साक्षरता आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, जहाँ पर 79.2% है। अगला देखिए प्रश्न, अगला ये पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो सबसे कम यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, 52.1%। जनगणना 2001 फिर से ये आर दिया गया है के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता पूछा गया है। तो फिलहाल जान लीजिए, इसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वो जो है उस समय 57.36% थी। लेकिन आपको जो डाटा याद रखना है 2011 के अनुसार याद रखना है, जो कि 67.7% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि कितनी हुई है। तो अंतिम आंकड़ा कहेगा तो 20.9 हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 20.9, 10 की वृद्धि यहाँ पर ये हुई है। लेकिन अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जबकि अंतिम आंकड़ों में 20.23% है, 10 की वृद्धि दर 20.90 हुई है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है डी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है ये है 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि। देख लीजिए, यही नागालैंड है जिसका जनसंख्या घटा है 0.6%। जनगणना 2001 के अनुसार यूपी एलडीए का है, ये आपको नहीं देखना है। आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा वो हम बताते हुए चलेंगे, ये भी आपको नहीं देखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, अगला पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन दीव होगा, जिसका लिंगानुपात जो है न्यूनतम है, ये 618 है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था। तो सही आंसर 1951 हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता के बाद था, ठीक है। आगे देखिए, 2 कूट है, आपको ध्यान से इसको पढ़ के इसका जवाब देना है। पहला है कि केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, ये सही है। केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है, दोनों सही है यहाँ पर, तो ए आर दोनों सही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व दिया है, साक्षरता दर दिया है, तो सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, केरल जन घनत्व देख लीजिए, ये तीसरे नंबर पे आता है, 807 है। सबसे अधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है। और साक्षरता दर यहाँ की 94% है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं में किन राज्यों में संख्या में अधिक है। मतलब 7 वर्ष और उससे अधिक ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर पुरुष महिला से अधिक है। यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, चारों के चारों है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था
कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगी, लेकिन वो पूरा न हो पाने की वजह से अब टारगेट उसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है, मतलब ये लिंगानुपात ही आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा केरल। आपको मालूम है कि केरल में जो है 1000 से अधिक है, उसके बाद पुडुचेरी आएगा। ठीक है, तो पहले पे केरल आएगा, इतने से भी आप क्लिक कर सकते हैं एक याद होने से। फिर तमिलनाडु होगा, फिर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पहले की कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला फिर से दिया गया है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम कहाँ है। तो मतलब देश में सबसे अधिक जो मृत्यु दर है वो देखने को मिली है उड़ीसा में, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितना बताया है? 75, 1000 जीवित जन पे। आगे हम बात करेंगे, भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर गंगा, यमुना, दोआब और तमिलनाडु, ये जो है प्रगतिशील जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 क्षेत्र इसमें आते हैं आपके: पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? यहाँ पर इसका सही आंसर भी हो जाएगा केरल, चूंकि ये पढ़ा लिखा है इसलिए यहाँ पर बाल मृत्यु दर न्यूनतम है। ठीक है, 16 है प्रति हजार, देख सकते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अस्थायी जनसंख्या रचना संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। अगर जन्म और मृत्यु दर दोनों स्थिर हो जाए तो फिर जनसंख्या जो है अस्थायी हो जाएगी। भारत में जनसंख्या घनत्व तो क्या हुआ है, ये निरंतर बढ़ा है, इसमें कहना ही नहीं। जब जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो उसका जो दर है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि 1901 में 77 था, आज 2011 में 382 पहुंच चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक राज्य में बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली देखने को मिलेगा। राज्य में बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे केरल, चौथे पे हमारा यूपी का नाम आएगा, 829 है। ठीक है, आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक महिला पुरुष दोनों लिंगानुपात आपको केरल में देखने को मिल जाएगा, 1059। ठीक है, 1000 पुरुष पे स्त्री। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो आपने अभी देखा है केरल, केरल में 1000 से अधिक है, 1059 दिया गया है। आगे बात करेंगे तो अगला यहाँ पर प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अभी हमने पीछे आपको बताया था उत्तर प्रदेश सबसे अधिक अनुसूचित जाति वो पाई जाती है। ठीक है, दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे बिहार है और चौथे पे पंजाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अभी जस्ट हमने बात किया, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम बतलाना है। तो सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। तो ये जो है आपका आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे जनसंख्या की स्थिरता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मतलब जनसंख्या यहाँ पर रुक जाएगा। अगला दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो पहले स्थान पे आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी नीचे हम आपको परसेंटेज दिखा देते हैं। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, फिर आपको जो है सिक्किम देखने को मिलेगा, फिर नागालैंड देखने को मिलेगा। देख लीजिए, त्रिपुरा जो है यहाँ पर 87.2%, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न जो है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिकतम थी? तो सबसे अधिक आपको लक्षद्वीप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
ये दिखा देते हैं, लक्षद्वीप में 91.8% है। आगे बात करेंगे, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है? तो देखिए यहाँ पर अब 2001 और 11 तो दिया नहीं गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर नीचे हम आपको डाटा दिखा देते हैं। 2001 के अनुसार अगर हम बात करेंगे एक के आधार पर, ठीक है, और 2011 दोनों में यहाँ क्लियर नहीं है, तो 2001 के आधार पर जो है मिजोरम आपका है, और 2011 के अनुसार जो है मेघालय होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ कन्फर्म नहीं किया गया है, इसीलिए आंसर डाउट में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला सबसे कम प्रतिशत वृद्धि कहाँ हुआ है? नागालैंड में वृद्धि नहीं हुआ है, 0.6% की कमी देखने को मिली है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये दिया गया है कमी। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी? अब एक की बात किया गया, फिलहाल उस समय मिजोरम था। तो ये जो है कुल आपके 57 प्रश्न आपके घटना चक्र के थे, साथ ही साथ थियोरी के भी थे। आप रिव्यू में अपने कमेंट जरूर बताएं। अगले टॉपिक पे फिर वीडियो आपके अगले दिन अपलोड होंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।